तो हेलो, जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। प्रारंभ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आज हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक के 1/3 पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। आज 10th चैप्टर होने जा रहा है। ऑलमोस्ट 1/3 किताब हमने खत्म कर ली है। तो एक बार आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। आपका स्ट्रीक नंबर 10 है ये मेरे साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि जो नेशनलिज्म की भावना है ना, ये भारत के अंदर, भारत के लोगों में पैदा होती है। एक छोटा चैप्टर है ये, सिवाय देखो आप समझ रहे हो कि सिर्फ इसमें बिगनिंग की बात करी जाइए। क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मॉडर्न नेशनलिज्म की बात होने लगती है? क्योंकि अभी तक हमने जो देखा पिछले 9 चैप्टर से, वो हमने क्या स्टोरी देखी कि कैसे यहां पर यूरोपियंस भारत पहुंचे विद द स्टार्टिंग ऑफ पोर्चुगीज, फिर कैसे यहां पर अंग्रेज अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं, अंग्रेजों की किस प्रकार की इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज, उनकी कैसी यहां पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज होती हैं, और ऐसी सप्रेसिव पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो उससे काफी परेशान होते हैं। एंड देन अल्टीमेटली हमने बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट्स देखे, हमने बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट्स को देखा था, सिविल अपराइजिंग्स देखी थी, ट्राइबल मूवमेंट्स देखे थे, सिपाही म्यूटिनी देखा था। फाइनली हमने यहां पर 1857 का रिवोल्ट भी देखा, और फिर हमने कुछ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी डिस्कस किया था कि भाई सोसाइटी के अंदर इतने ज्यादा डॉगमास थे, इतनी ज्यादा इल प्रैक्टिसेस चल रही थी कि भाई ये फीलिंग आने लग गई कि पहले हमें होमवर्क करना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में इतना डिवीजन है कि अगर हम सोसाइटी ऐसे डिवाइडेड लेके आगे बढ़ेंगे तो इतनी बड़ी जो पावर है अंग्रेजों की, उसको डिफीट करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत करी, और सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे जो डॉगमास एंड इविल प्रैक्टिसेस थी उसको एलिमिनेट किया। वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। अब आज हमारा एक नया फेज शुरू हो रहा है, और वो ये कि नेशनलिज्म की शुरुआत भारत में होती कैसे है, वो क्या ऐसे फैक्टर्स है। चलिए इसको शुरू करते हैं। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 10। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो पीडीएफ है, आप इस टेलीग्राम चैनल से आकर यहां पर कलेक्ट कर सकते हैं, इसको यहां से आकर ले सकते हैं। अब ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर ना बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब हमें बहुत डिटेल में दिया गया हो। एक आध दो ऐसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी हमको डिमांड्स के बारे में बताया गया है कि इनकी क्या डिमांड थी, है ना। जैसे आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुना होगा, हमेशा से आपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा होगा, आपने पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ा होगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इन सबको डिटेल से डिस्कस नहीं किया गया है, बस इसका नाम बता के निकल गए ये लोग आगे इस चैप्टर में। आगे इसकी डिटेलिंग्स आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, लेकिन यहां पर फिर भी हम अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक लाइन में समझ लेंगे कि क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या था आर्म्स एक्ट, ये सब समझ लेंगे हम लोग। तो जितना इस चैप्टर में दिया है उसको जल्दी से कवर करते हैं। एक छोटा चैप्टर है, तो अगेन मेरा यही यहां पर तरीका होगा कि मैं चाहूंगा कि चैप्टर अगर छोटा है तो और छोटा हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी आप इस चैप्टर को कवर कर सको। ठीक है। नाउ आफ्टर सीइंग द चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। पीवाईक्यू है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। Clarify how the mid 18th century India was beset with the specter of fragmented polity। ये सवाल आया था 2017 में, इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मैंने कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। ठीक है, देखिए 2002 में सवाल पूछा गया है, राइट। ये देखिए आप यहाँ पर 2017 में पूछा गया सवाल है, राइट। ऐसे आप देखिए 1995 का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर 1995 का क्वेश्चन है। यू नेवर नो, मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है उसमें से एक आध ऑप्शन पे डिटेल से पूछ ले इसके बारे में। तो अगर यूपीएससी ने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जमनालाल बजाज के बारे में पूछा गया है, तो जमनालाल बजाज के बारे में कभी भी आपसे डिटेलिंग पूछा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर यूपीएससी ने ऐसा सवाल पूछ लिया। इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू, इसको किस प्रकार से पढ़ना है वो आप यहाँ समझिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। प्लीज गिव द हेडिंग, फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, पहली हेडिंग डाल दीजिए। देखिए अभी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग जो अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा सिर्फ ऊपर से है, क्योंकि चैप्टर में उतना दिया गया है। फैक्टर्स आपको डेफिनेटली पूरे कवर हो जाएंगे कि क्या फैक्टर्स थे, यहां से आप फैक्टर्स अपने एग्जामिनेशन में लिखने लायक आप ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं फैक्टर्स की बात अगर करूं, देखो यार दोस्तों, जब भारत में नेशनलिज्म की बात हम करते हैं ना, मॉडर्न नेशनलिज्म की बात हम करते हैं, तो ये 2 एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से ग्रो हुआ। एक एस्पेक्ट तो ये था कि जो ब्रिटिश की यहां पर पॉलिसीज थी, उस पॉलिसीज का रिजल्ट था कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉलिसीज थी अंग्रेजों की जो हमें हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आया,
और हमारे अंदर खुद ब खुद एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, भावना पैदा हो गई। एक तो ये, दूसरा ये कि ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज थी अंग्रेजों की जिसके रिएक्शन में हमने, जिसकी आवाज, उसके अगेंस्ट आवाज उठाकर हमने आवाज उठाई और वो एक तरह से हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर आई। तो दो तरीके से यहां पर था। इसको आप नोट कर सकते हैं कि अगर हम बात करें नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म की फीलिंग भारत में दो तरीके से आती है, दो तरीके से। पार्टली बिकॉज ऑफ रिजल्ट, हम ऐसा लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ क्या, जो यहां पर ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उसका, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, ठीक है। यानी कहीं तो हमको लगा कि अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो हमने उस गलत के खिलाफ आवाज उठाई, और कहीं तो हमको लगा कि यार नहीं, ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी पता चल गई थी हमको कि यार फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ है, वहां पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी आ रहे हैं। बहुत सारे कंट्री नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हो रही है, ब्रिटेन के अंदर जैसे आपका इटली के अंदर है ना, ऑल दीज कंट्रीज। तो इस वजह से हमारे अंदर भी वो नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो वो अल्टीमेटली इसलिए आई बिकॉज ब्रिटिश की ऐसी कुछ कॉलोनियल पॉलिसीज थी, उसका रिजल्ट ही था कि हमारे अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग यहां पर आ जाती है। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर हम, अगर मैं ब्रॉड 4 आपको हेडिंग्स बोलूं या ब्रॉड 4 डायमेंशंस बताऊं कि हम कैसे यहां पर बोल सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, तो चलिए एक बार ये 4 फैक्टर्स को यहां पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, सिंपल है, कुछ भी ऐसा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको बोला ऑलरेडी बहुत छोटा चैप्टर है, आप लोग प्लीज इसको जल्दी 2x पे लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। आइए पहला पॉइंट मेंशन करते हैं इस पे। देखिए पहला रीजन क्या कह सकते हैं, क्या फैक्टर रहा होगा, आप लिख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है ना, ये वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हो गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नेशनलिज्म किस चिड़िया का नाम है, ये चिड़िया का नाम नेशनलिज्म जो है ना, ये एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड ये फैलने लग गया था। जगह जगह सारे कंट्रीज जो है वो आजादी की बात कर रहे थे, देश भावना की, देश के प्रति प्यार की बात कर रहे थे। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जब नेशनलिज्म का वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ तो ये भारत तक भी इसकी चिंगारियां पहुंची, और इसलिए हमारे यहां, हमारे लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना आती है, ठीक है। दूसरा, भारत के अंदर सेकेंड, इंडिया रेनेसां स्टार्ट हुआ। अब ये हमने आपको नेक्स्ट लास्ट वाले चैप्टर में डिस्कस किया ही था। इंडिया रेनेसां कैसे हुआ कि वो जो सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी हमारे यहाँ, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, जो काफी डॉगमास उसमें थे, काफी इवल प्रैक्टिसेस थी, सती प्रैक्टिस है, चाइल्ड मैरिज है, विडो रीमैरिज ना होना है ना, ऑल दीज थिंग्स। तो ये अवेकनिंग भारत के अंदर आई। इंडियन रेनेसां में क्या हुआ, इंडियन रेनेसां मतलब अवेकनिंग इन इंडिया, एक अवेकनिंग आई। और जब भारत की वासियों में अवेकनिंग आई कि बिकॉज वुमेन की पोजीशन इतनी खराब है, अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट है, तो बट ऑब्वियस बात है कि व्हाई विल वुमेन एंड व्हाई विल द अनटचेबल्स पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। वो नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, क्योंकि उनको लग रहा है भाई हमको यहां तो आजादी है नहीं, तो हम उनसे क्या लड़ें आपके लिए, ठीक है ना। तो इंडिया रेनेसां हुआ, हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। इंडियन रेनेसां हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू किया, है ना, इवन द स्क्रिप्चर्स को भी क्वेश्चन करना शुरू किया। तो ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। नेक्स्ट थर्ड है, प्लीज लिखिएगा, थर्ड मतलब यहां पर समझ रहे हो ना, इंडियन रेनेसां, वेस्टर्न एजुकेशन मिल गया, वेस्टर्न थॉट हमारे ऊपर आने लगा, वेस्टर्न थॉट हमको मिला, एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज मिली, है ना, बहुत सारी बातें क्रिश्चियन मिशनरीज ने बताई, जहां पर हमें लगा कि नहीं ठीक भी है ना, ऐसा होना भी चाहिए, वननेस ऑफ गॉड की बात हुई, ऑल दीज फैक्टर्स वेयर देयर। तो ये आपका हो गया इंडियन रेनेसां। अभी हम डिस्कस करेंगे इन सबको डिटेल में, है ना, जो फैक्टर्स आएंगे। अभी हम बस 4 ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको। देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी जिसकी वजह से, मतलब इट वाज द रिजल्ट, नेशनलिज्म वाज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। प्लीज नोट करिएगा, रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश, इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश। मतलब क्या, जैसे सिंपल सी बात यह है कि जो मॉडर्नाइजेशन भारत के अंदर हो रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन का चलना शुरू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड टू मूव, लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ। लोगों को पता चला कि यार अंग्रेज वहां पर भी यही अत्याचार कर रहे हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं, है ना। अगर कोई अत्याचार अंग्रेज बंगाल में कर रहे हैं तो अवध के लोगों को पता चला कि यार हमारे साथ भी वही अत्याचार हो रहा है, वही अत्याचार मैसूर के साथ हो रहा है। यानी कि अलग अलग भारत के कोनों में भारत के लोग जो थे वो सेम एक सिंगल पावर से, वही सिंगल पावर से सप्रेस किए जा रहे थे, एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, है ना। तो बिकॉज जो मॉडर्नाइजेशन
चीजें शुरू हुई, यानी कि ऐसे ट्रेन, टेलीग्राफ, है ना, इस तरह की जो मॉडर्नाइज चीजें आई, वही उसका भी एक आउटकम था, उसका भी कह सकते हैं रिजल्ट है, जो ब्रिटिश की मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज की वजह से ये नेशनलिज्म हमारे अंदर यहां पर आया। ठीक है, फिर उसके बाद लिख लीजिए, एक तो ये हो गया डी, रिएक्शन, यानी जो चीजें हमें खराब लगी, रिएक्शन किसके खिलाफ? ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के खिलाफ, ब्रिटिश की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के खिलाफ रिएक्शन हमारा, ब्रिटिश की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के खिलाफ रिएक्शन हमने यहां पर देना शुरू किया। तो ये 4 ब्रॉड हेडिंग्स है जिसमें हम बोल सकते हैं कि यार ये फैक्टर्स हैं क्यों यहां पर नेशनलिज्म की फीलिंग भारत के अंदर यहां पर पैदा होती है। आइए दोस्तों, इसको ना मैं एक काम करता हूं और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जैसा कि आपके बुक में भी दिया गया है। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ना, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आइए इस डायग्राम को प्लीज और बना लीजिएगा आप लोग, और ये समझ लीजिए ना, ये चैप्टर का पूरा क्रक्स है जो अब डायग्राम बनने जा रहा है। यहीं पर हम लोग पूरा चैप्टर समझने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, देखो जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट थे, हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्यों नेशनलिज्म हुआ, तो उसी को थोड़ा सा और हम और जूम इन करके देखने जा रहे हैं। देखो पहला रीजन तो ये है कि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, सॉरी जो ब्रिटिश का यहां पर इंटरेस्ट था और जो इंडिया का इंटरेस्ट था, ब्रिटिश इंटरेस्ट और इंडियन इंटरेस्ट, ये दोनों ही लोगों के इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ये हमको समझ में आया, ये समझ में आने लग गया था कि कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोचेस है, कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट है। अंग्रेजों का इंटरेस्ट है कि उनको अपना फायदा देखना है, भारत का इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो बिकॉज दोनों ही कंट्रीज के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट का यहां पर कॉन्फ्लिक्ट था, दैट इज वाई हम देखेंगे कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों का जो इंटरेस्ट है उसको सप्रेस करने के लिए, क्यों, वो इंटरेस्ट फुलफिल कैसे किया जा रहा था, भारत के लोगों को सप्रेस कर कर, इसलिए हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई, और ये एक रीजन बन जाता है नेशनलिज्म का। ठीक है, तो ब्रिटिश एंड इंडियन इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट बी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कंट्री में अंग्रेजों ने पॉलिटिकली कंट्री को यूनिफाई किया, इकोनॉमिकली कंट्री को यूनिफाई किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्री को यूनिफाई किया। मतलब पूरे कंट्री में एक सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे कंट्री में एक सिस्टम था इकोनॉमी का। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पर अगर कोई फेमीन पड़ गया, कोई एक ऐसी जगह है जहां पर काफी अनाज पैदा होता था, और वहां पर अगर फेमीन आ गया तो उसका इंपैक्ट बाकी दूसरे एरियाज पर भी पड़ने लग गया, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कि मान लीजिए अगर कोई जूट का प्रोडक्शन एक जगह ब्रिटिश करा रहा था और उसका सप्लाई दूसरी जगह करवाता था, है ना, नीट के लिए टिम्बर का सप्लाई दूसरी जगह करवा रहा है। अब अगर मान लीजिए उस जगह पे वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो डेफिनेट सी बात है बिकॉज दूसरा वाला प्लेस जहां पर वो सप्लाई पहले होती रही थी, अब वो स्टॉप हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा। सिमिलर इंपैक्ट हमको पॉलिटिकल सेटअप में देखने को मिला। तो बिकॉज जो यहां पर एक धागे में जो यहां पर बांध दिया था अंग्रेजों ने, है ना, जो वो एक तरह से कंसोलिडेट कर रहे थे अपनी पोजीशन को, कैसे कर रहे थे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ये इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ है कंट्री का, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, हम देखेंगे कैसे। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की वजह से कंट्री में क्या हुआ, एक फीलिंग आई, लोगों को एक रियलाइजेशन हुआ, जैसे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, कंट्री सब एक बंद गया, एक पावर के अंदर आ गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, तो लोगों को ये फील हुआ कि यार वी आर अंडर वन पावर जो हमें पूरी तरह से रूल कर रही है। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कंट्री कर दिया। तो ये भी एक, जब अब हुआ क्या ना, यूनिफिकेशन से क्या होता है ना, लोगों के अंदर भी यूनिटी पैदा हो गई, एंड दैट बिकेम द फैक्टर। लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये तो हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, हमारे अगेंस्ट बातें हो रही है, एक दूसरे की पेन को लोगों ने समझा, एंड दैट बिकेम द फैक्टर फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। वही जो पॉइंट मैंने आपको बताया रेनासा वाला, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट नंबर सी, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन था वो यहां पर हमारे लोगों को मिलना शुरू हुआ, और वेस्टर्न एजुकेशन जब मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो थिंकिंग थी वो थोड़ी चेंज हुई, और हमने उन कॉन्सेप्ट पे समझना शुरू किया। एक्चुअली भारत के अंदर ना लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके ऊपर राज किया जा रहा है, दे डिड नॉट इवन नो, क्योंकि उससे पहले जो है वो राजा महाराजा हुआ करते थे, अंग्रेजों का रूल था, वहां पर भी सिस्टम चल रहा था, ब्रिटिशर्स आ गए, थोड़ा और खराब हो गया था। तो अल्टीमेटली बहुत सारा ऐसा तबका था जिनको तो पता ही नहीं था कि उनका यहाँ पर शोषण हो रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन जब वेस्टर्न एजुकेशन आया तो कुछ तबके के लोगों को पता चला क्या यार ये तो ऐसा कर रहा है अंग्रेज हमारे साथ, ऐसा हो रहा है,
ना, कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर पढ़ाई करने गए, जब वहां से आए तो उनको लगा यार वहां पर तो ऐसा होता है, वहां पर तो इतनी फ्रीडम है, कंट्री के अंदर ऐसा बिहेवियर हो रहा है हमारे साथ। तो बेसिकली वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब चीजें थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ठीक है ना। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर डी लिख लीजिए। पॉइंट नंबर डी, रोल ऑफ प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, नो दिस इज समथिंग ना जो आप देखोगे सबको हिला सकता है। बिकॉज उस वक्त के टाइम पे अगर हमें कोई एक बात पूरे देश से कहनी है तो प्रेस एक बहुत बढ़िया तरीका था, है ना। जैसे मैं अभी आपसे खड़े होकर यहां पर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो ये लेक्चर बहुत सारे लोगों तक जा रहा है, सभी को मेरी बातें पहुंच रही हैं। अब उस वक्त ऐसा कोई जरिया तो होता नहीं था। प्रेस एक ऐसा जरिया था जहां पर अपने आप मन की बात, आप अपने थॉट प्रोसेस को अखबारों में लिख देते थे, और फिर वो अखबार जब पूरे कंट्री में फ्लोट करता था, पूरे कंट्री में जब फैलता था, तो फिर सारे लोग जो है इसको पढ़ लेते थे। उसके पता चलता था कि क्या थॉट प्रोसेस है, क्या यहां पर हमारे लीडर सोच रहे हैं। तो रोल ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट था। रोल ऑफ लिटरेचर, लोगों ने यहां पर कविताएं लिखी, लोगों ने यहां पर बातें, बहुत सारे यहां पर आर्टिकल्स लिखे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक अवेकनिंग यहां पर पैदा होती है। ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर ई लिखते हैं। प्लीज राइट पॉइंट नंबर ई। क्या है? लोगों को यह बताया गया कि तुम्हारा पास्ट बड़ा ही बेहतरीन था, अभी तुम जिस हालात में हो ना, तुम्हारा पास्ट बहुत गजब का था। एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा था कि क्या बताएं, इतने गजब गजब के मॉन्यूमेंट्स थे, ऐसे ऐसे राजा महाराजा होते थे, हमारी कल्चरल लाइफ बहुत अच्छी होती थी, एंड ऑल दीज थिंग्स। और साथ में जब ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी गई कि ये जो इंडो आर्यंस थे ना, ये वहीं से आए थे जहां पर यूरोपियंस हैं, इसकी वजह से एक फीलिंग और राइज हुई कि यार क्या बात है यार, मतलब गजब हो गया, है ना। क्या गजब हो गया कि भाई हम भी वहीं से हैं जहां से यूरोपियंस हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ना लोगों को कि ये अपने आप को जो ये इंफीरियर समझते थे, तो वहां पर वो थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ, एंड लोगों को थोड़ा सा ये एक कॉन्फिडेंस आया कि चलो यार हम भी उन्हीं में से हैं जहां से ये यूरोपियंस अभी आए हैं, है ना, हम भी पहले वहीं से आए थे। तो इसको आप लिख सकते हैं रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। मतलब ये सब रीडिस्कवरी हुआ कि भैया एक टाइम था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, एक टाइम था कि भैया दूसरे कंट्री के लोग आके हमसे ट्रेड किया करते थे, हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में रहता था, बहुत सारा सामान भारत से यहां पर यूरोपियन कंट्रीज ले जाते थे, इंडिया से सिल्क हो गया, जूट हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें जाती थी, मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गए। तो रीडिस्कवरी, लोगों को बताया गया कि तुम्हारा पास्ट बहुत गजब का है, भारत को बहुत लोग जानते हैं, अपने आप को इंफीरियर मत समझो, हम बहुत सुपीरियर हैं, हमसे हमारे साथ लोग ट्रेड किया करते थे, हम पे लोग निर्भर होते थे। तो ये लोगों को बताया गया। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, जब लोगों को ये फीलिंग आई कि अच्छा ऐसा था, तो फिर लोगों ने यहां पर क्या किया, लोगों ने एक तरह से एक अवेकनिंग यहां पर लेके आते हैं वो। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां पर एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं, आइए प्लीज राइट ABCDEF। प्रोग्रेसिव सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, प्रोग्रेसिव इंपैक्ट। जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में सोशियो रिलीजियस या सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स पढ़े हैं, उन सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स का आप देखोगे तो बहुत ही प्रोग्रेसिव इंपैक्ट देखने को मिला, या फिर कह सकते हैं कि मूवमेंट्स बड़े प्रोग्रेसिव नेचर के थे, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी थे। इसलिए हम देखेंगे कि यहां पर यह भी एक बड़ा रीजन बनता है फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ कंट्री। ठीक है। देन उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट, प्लीज राइट राइज ऑफ मिडिल क्लास। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ABCDEFG, राइज ऑफ मिडिल क्लास, राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो दोस्तों ये वो तबका था बेसिकली जो हमेशा आप देखोगे बगावत करेगा, हमेशा, मतलब हमें, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप कोई भी अगर आप रिवॉल्यूशन उठाइए तो आपको अक्सर ही देखेगा कि ये वाले लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये इतने अमीर होते हैं कि ये राजा वाली कैटेगरी में आ जाए, और ना ये इतने कम होते हैं कि ये गरीबी कैटेगरी में आ जाए। ये है मिडिल क्लास हु आर बेसिकली एस्पायरिंग टू बिकम द अपर लेवल ऑफ सोसाइटी। वो चाहते हैं कि हम राजा वाली कैटेगरी में आ जाए, वो चाहते हैं कि हम एलिट क्लास में आ जाए। तो इनके खिलाफ जो हो रहा हो, ये थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे इसलिए होते हैं क्योंकि इनको एलिट क्लास में जाना है, इनको लगता है कि पढ़ लिख के हम एलिट क्लास में चले जाएंगे। तो ये चूंकि पढ़े लिखे होते हैं तो ये तबका
ये पढ़ा लिखा तबका हुआ, ये बाहर गया फॉरेन कंट्रीज, वहां पर इसने फॉरेन कंट्रीज में देखा किस प्रकार से लोगों की वहां इज्जत होती है, वहां पर ह्यूमन राइट्स की बातें होती हैं, वहां पर जो है लोगों को उनके प्रेफरेंस के हिसाब से जीने देते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली जब मिडिल क्लास पढ़ लिख के वापस आया तो इन्हीं ने बताया कि भाई ये जो ऐसा है ना, हम एजुकेशन से हमको समझ में आया है कि अंग्रेज हमको मारते हैं, हमको पीटते हैं, हमको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लोगों ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, हम पिट रहे हैं, हम मार खा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ भैया तुम बहुत बुरी तरह मार खाते हो, तुम दिन रात मार खाते हो, जब आते हैं तुमको कोई ना कोई एकदम कनपटी लाल करके चला जाता है। तो बेसिकली राइज ऑफ मिडिल क्लास जब हुआ तो ये अवेकनिंग हुई लोगों के अंदर कि अच्छा हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना आपको, दे डिडंट इवन कम टू नो कि उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। राइज ऑफ मिडिल क्लास ने इस बात को अवेकन किया, पीपल को, मासेस को यहां पर अवेकनिंग करना शुरू किया। बात समझ में आ रहा है। देन उसके बाद आप एक पॉइंट यहां पर और लिख सकते हैं, और जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस बात को, वो आप यहां मेंशन कर लीजिए क्या, कि जो दूसरे कंट्रीज में मूवमेंट्स हुए, मैंने अभी डिस्कस किया ना आपको, दूसरे कंट्रीज में जो मूवमेंट्स हुए हैं, कंटेम्पररी नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द अदर कंट्रीज, है ना, कंटेम्पररी, आप ऐसे लिख लीजिए, कंटेम्पररी nationalist movement कंटेम्पररी नेशनलिस्ट मूवमेंट। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अदर कंट्रीज में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से हमारे देशवासियों के अंदर भी फीलिंग आई कि जब वहां पर ऐसा हो सकता है, दूसरे कंट्रीज में लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी की बात हो रही है, तो हमको भी ये लिबर्टी, ये फैटर्निटी, इसको हमको भी टेस्ट करना है, कैसा होता है ये, है ना। तो इसलिए यहां पर भी लोगों के अंदर फीलिंग आई। एक और इंपॉर्टेंट चीज है विच आई वुड से कि आप लोग उसको यहां पर मेंशन कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए प्लीज राइट, रिएक्शन अगेंस्ट किसके खिलाफ, रिएक्शन अगेंस्ट किसके खिलाफ, प्लीज राइट, रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज, रिएक्शन अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज। यानी कि ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो अंग्रेजों ने ली थी, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स एक्ट को लागू कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल इल्बर्ट बिल, कंट्रोवर्सी हो गई। इल्बर्ट बिल लाए तो सही मोटिव से थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, है ना। एक ग्रैंड दरबार को ऑर्गेनाइज किया गया, इवन आफ्टर आप देखोगे कि फेमीन चल रहा था कंट्री के अंदर, उसके बाद भी ये रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी ले आए, है ना। आप देखोगे कि यार जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो रहा था, है ना, उसमें एज रिड्यूस कर दिया ताकि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी यहां पर थी, हम इसको एक एक करके यहां पर और डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। तो आई होप यहां पर आप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए एक बार काम करते हैं ना, इन सबको गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है, क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने वो लिखी हुई स्लाइड्स लाया हूं, बट लिखी हुई स्लाइड्स नहीं है, बट एनीवे आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमने यहां पर हर एक चीज को डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या चीजें यहां पर रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक बार हम कहां करते हैं इसको ना, आप लोगों को नोट ही करा देता हूं। ऑलराइट, सो दोस्तों मैं आपको एक बार ये कहूंगा कि एक बार अपनी अपनी स्पेक्ट्रम आपका किताब जो है उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर मैं कुछ पॉइंटर्स हैं आपके किताब में थे, उसको भी डिस्कस करते चलते हैं। जैसे रूल ऑफ प्रेस में यहां पर एक पॉइंट है कि एट दिस पॉइंट में आप देखिए लिखा हुआ है 1877 में लगभग 169 न्यूज़पेपर्स थे, लगभग 169 न्यूज़पेपर्स है, मतलब इतना अंग्रेज मना कर रहे थे, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में इतना मना कर रहे थे कि उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इतने सारे न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर रहे हैं। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गए थे, मतलब वो कह रहे थे कि भाई कोई भी अगर ऐसा अखबार है जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वाला है, इंग्लिश को एक्सक्लूड कर दिया गया था, कोई भी अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज का अखबार है तो वो अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात यहां पर छापेगा, क्रिटिसाइज करेगा, तो हम उसको वार्निंग देंगे, उसकी पूरी मशीनरी जब्त कर लेंगे, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस, यू कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इस प्रकार की बातें थी। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है कि इन 1877 देयर वर अबाउट 169 न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड देयर सर्कुलेशन रीच्ड द नेबरहुड ऑफ 1 लाख। इतना ज्यादा सर्कुलेशन जो है इनका बढ़ गया था, ठीक है। अब ये जो प्रेस है ना, ये दो तरह की बातें यहां पर करता था, ठीक है। एक तो ये कि ये ऑफिशियल पॉलिसीज को, लोगों जो सरकार की थी ऑफिशियल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था, और साथ ही साथ ये लोगों को यूनाइट करने को बोलता था। ये पॉइंट आप यहां चाहो तो मेंशन कर सकते हो। क्या यहां पर रूल ऑफ प्रेस क्या, दो तरह के, एक तो ये था कि जो ऑफिशियल पॉलिसीज हैं, जो ऑफिशियल
पॉलिसीज हैं उनको क्या करना है, उनको क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। एक तो ये काम कर ही रहा था ये, दूसरा अब प्रेस ही था जो बाकी लोगों को यूनाइट कर रहा था, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं यहां पर प्रेस के। एक तो ये चीज हो गया, आपकी किताब में दिया गया है। इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि प्रेस जो है इसके अलावा क्या कर रहा है, आइडियाज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, डेमोक्रेसी के आइडियाज, लिबर्टी के आइडियाज, सिविल राइट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब के बारे में भी हमको प्रेस के थ्रू यहां पर पता चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हमको पता चल रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, है ना, इकोनॉमिक आइडियाज यहीं से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है यहां पर, क्या, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज का एक्सचेंज यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक आइडियाज का एक्सचेंज हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको रोल ऑफ प्रेस के थ्रू होते हुए मिली है। तो इकोनॉमिक आइडियाज क्या, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमको यहीं से पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद मैं ये देख रहा हूं कुछ चीजें मेरी मिस आउट तो नहीं हो गई, तो मैं आपको किताब से बता दूंगा, ठीक है। राइट, चलिए रिएक्शनरी वाली बात जो है वो हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शनरी पॉलिसीज, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग और अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें यहां पर 4-5 चीजें हैं। आइए प्लीज गिव द हेडिंग, रिएक्शन अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज। क्या क्या यहां पर रिएक्शन था, किन किन पॉलिसीज के खिलाफ यहां पर रिएक्शन था, आइए उसको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को अगेन आप लोग बना लीजिए। आइए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी आइडिया पॉलिसीज। पहला पॉइंट लिखिएगा यहां पर कि लॉर्ड लिटन, यहां पर जो लॉर्ड लिटन था, लिटन की ऐसी बहुत सारी रिएक्शनरी पॉलिसीज थी जिससे यहां पर लोग काफी नाराज हुए। जैसे फॉर एग्जांपल रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट फॉर आईसीएस एग्जामिनेशन, कितना, 21 to 19 ईयर्स कर दिया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, यस, लिखिएगा, पहला लिख लीजिए, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसका जो एज लिमिट है, उसको क्या किया है, रिड्यूस कर दिया, कहां से, 21 to 19 ईयर्स, 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स कर दिया, ठीक है ना। लिटन की पॉलिसी, आईसीएस एग्जाम के अंदर बैठने के लिए, है ना, आईसीएस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एज लिमिट को 21 से 19 ईयर्स कर दिया, एंड दिस वाज डन इन द ईयर 1876, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड, सब नोट कर लीजिए बेटा, ऐसे ही दोस्त, ऐसे ही नोट कर लो। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट, ग्रैंड दिल्ली दरबार, एक बहुत ही ग्रैंड दिल्ली दरबार लगाया गया, लोग इकट्ठा हुए लाखों की तादाद में, खूब सारे यहां पर अंग्रेजों ने अपना फंक्शन किया, सेलिब्रेशन किया, बोतलें खुली, एंजॉय किया। और ये तब किया जब कंट्री में फैमिन था, एक तरफ लोग भुखमरी से मर रहे थे और दूसरी तरफ यहां पर दिल्ली दरबार लगा था इन द ईयर 1877, ठीक है। 1877 में ये रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी यहां पर जो है लिटन यहां पर लेके आया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब किताब में ना इस एक्ट के बारे में कुछ डिटेल में दिया नहीं है, बस नाम भर लिखा हुआ है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, और नाम एक और लिखा हुआ है, दैट इज आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। क्या था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर मतलब आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज। अगर उस भाषा में कोई अगर मशीनरी यहां पर प्रेस चलती है और वो प्रेस अगर कुछ भी सरकार के खिलाफ छापेगी तो हम उस प्रेस को जब्त कर लेंगे, सीज कर देंगे। आर्म्स एक्ट, इट रिक्वायर्ड बेसिकली द इंडियंस कि वो बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार कैरी नहीं कर सकते। आप कहोगे सर इस पे कौन सी गलत बात है, बिना लाइसेंस के हथियार कैरी करना वैसे भी सही नहीं है। प्रॉब्लम वाज दिस कि अंग्रेजों को ये चीज नहीं कहा गया था, अंग्रेजों के लिए इट वाज कि विदाउट लाइसेंस आल्सो दे कैन कैरी द आर्म्स। तो इंडिया के लिए यहां पर ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यहां पर लगाई गई थी कि इंडियंस को आर्म्स कैरी करने के लिए लाइसेंस जरूरी था, लेकिन ये काम अंग्रेजों के लिए यहां पर जरूरी नहीं था, ठीक है। एंड देन पॉइंट नंबर ई, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, क्या कंट्रोवर्सी थी? अब यहां पर जो इल्बर्ट थे ना, वो ये चाहते थे कि यार और ज्यादा मैं कह सकता हूं ना, एक तरह से ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ज्यादा यूनिटी, या कह सकते हैं ना थोड़ा चीजें सही हो जाएं, क्योंकि बहुत चीजें हाथों से फिसल रही हैं। तो इसलिए इल्बर्ट ने क्या किया था कि भाई ये जो इंडियन जजेस हैं ये यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं केसेस के अंदर, अभी तक ये नहीं अलाउड था।
भाई यूरोपियंस के मामले यहां पर हैं तो उसमें कोई यूरोपियन जज था जो उनको ट्राई करेगा, लेकिन अब ये लग रहा था यार इंडियन जजेस हमको ट्राई करेंगे, हम उनसे रेस में सुपीरियर है और एक इंडियन जज हमको बताएगा कि हमने गलत किया है कि नहीं। दिस वाज द प्रॉब्लम, और इसी वजह से इसके खिलाफ आवाज अंग्रेजों के लोगों ने उठाई एंड दैट बिकेम द कंट्रोवर्सी। एंड अल्टीमेटली आप देखोगे कि इस इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो यहाँ पर इल्बर्ट बिल हुआ है ना, उसके वो प्रोविजंस को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो जो मेन एजेंडा था, जो ओरिजिनल पर्पस था ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल, वो यहाँ पर डिफीट हो गया। ये नाम ही यहाँ पर आपके इसमें दिए गए, तो ये रिएक्शन है अगेंस्ट द रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स पॉलिसी जो यहाँ पर बताए गए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंड नाउ वी मूव ऑन। नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है वो है पॉलिटिकल एसोसिएशंस। पॉलिटिकल एसोसिएशंस, चलिए आइए देख लेते हैं। एक ही स्लाइड में हम लोग बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस को एक बार में देखेंगे। ठीक है, फिर उनके बारे में कुछ जगह डिटेल्स होंगे तो उसको हम लोग यहां पर मेंशन कर लेंगे। पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो यहां पर पॉलिटिकल एसोसिएशंस है, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए हम लोग यहां पर इसकी चर्चा 3 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है दोस्त, सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल यहां पर है नहीं, या कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी इसमें है नहीं दोस्त। चलिए देखिए, पहला होगा पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो आपका बंगाल में थी, बंगाल में है। पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो आपकी यहां पर बॉम्बे में है, बॉम्बे में। ठीक है, और पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो आपकी मद्रास में है, मद्रास। देखिए इसमें अगेन आप एक चार्ट बना लीजिएगा, है ना, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ये सारी हम ऑर्गेनाइजेशन जो देख रहे हैं ये कांग्रेस यानी कि आईएनसी बनने से पहले की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना उससे पहले ही ये सारी संस्थाएं बनी होंगी। तो कभी कभी ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि ये संस्थान आईएनसी के बनने से पहले की है या आईएनसी के बनने के बाद की। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हम लोग जब देखेंगे तो एक बात समझना यह है कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन आईएनसी के बनने से पहले बनी थी और एक है जो बाद में बनी, तो जो पहले बनी थी ना उनमें अगर आप नोटिस करेंगे तो वो बेसिकली जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बनी थी, यानी कि आईएनसी के बनने से पहले बनी थी, तो उसमें आप देखोगे कि वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, जो इसको भी लिख लीजिए आप, मैं तो यही कहूंगा, है ना, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए, थोड़ा बेटर ही रहेगा आपके लिए, है ना। लिखिएगा पॉलिटिकल एसोसिएशंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर आईएनसी। चलिए देखिए एक बार यहां पर हम इसको 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। पहले तो एक तो वो जो बिफोर, क्या हम कह सकते हैं, फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में थी, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि जो आपका 1801 से लेकर 1850s के आसपास की कहानी है, उनकी बात कर ले हम लोग, है ना। एक तो वो थी, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, और एक वो थी जो आईएनसी के बनने से जस्ट पहले की बात है ना। तो ये आईएनसी के बनने से फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मैंने शायद अभी ये बोल दिया कि जो आईएनसी से बनने की पहले की और बात की, नहीं, ये आईएनसी के बनने के, जो आईएनसी बना है फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1801 से लेकर 1850 के दौर में जो बनी, और 1850 से लेकर जो 1885 तक जो बनी, राइट, उसके बीच का डिफरेंस है क्या। अब ये हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, और दूसरा हो गया, प्लीज राइट, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इनमें भी फर्क था, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, इनमें भी यहां पर फर्क था। क्या फर्क है आइए जरा देख लेते हैं एक बार, दो जल्दी जल्दी। देखिए पहला फर्क तो ये था कि इसमें जो डोमिनेशन था, इसमें जो डोमिनेशन था वो एरिस्टोक्रेटिक, यहां पर कह सकते हैं वेल्दी क्लास का था। वेल्दी क्लास, पैसा बहुत है, वेल्दी क्लास, वेल्दी लोगों का यहां पर डोमिनेशन देखने को मिलता है। वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल, वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल। वहीं अगर आप इनका देखोगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो डोमिनेशन है इट वॉज बेसिकली बाय द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेशन देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा फर्क था। इसके बाद अगर आप यहां देखोगे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यू विल फाइंड कि यहां पर जो एक तरह से मैं कह सकता हूं ना, ये लोकल या रीजनल यहां पर लेवल के होते थे। ये जो संस्थाएं बनी, ये यहां पर एसोसिएशन बनी, ये लोकल और रीजनल लेवल पे होती थी, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो ये वाइड स्प्रेड होती थी, ये वाइड स्प्रेड होती थी, है ना। ये मतलब लार्जर एरिया में होती थी, ठीक है, ये लिमिटेड एरिया में नहीं होती थी, ये लार्जर एरिया में होती थी, इनका इंपैक्ट लार्जर एरिया पे होता था।
एक पॉइंट और डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग इसमें, और वो ये कि इनकी डिमांड क्या थी। जैसे इनकी डिमांड की बात करेंगे तो यहां पर 3 डिमांड्स आपके दे रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया जाए। इनकी डिमांड थी कि भैया एजुकेशन जो है यहां पर लोगों तक पहुंचाई जाए, है ना, जैसे लिखा हुआ है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, ये इनकी यहां डिमांड थी। इनकी एक और डिमांड थी आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियंस को आप एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करिए, नोट करिएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? वहां तक फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। यहां पर हम बात करेंगे इनकी डिमांड्स की, तो इनका डिमांड आप देखोगे तो इट वाज पैन इंडिया टाइप की डिमांड थी, है ना, इनका लार्जर एजेंडा था। इनकी डिमांड की बात करेंगे तो इनका ये डिमांड ऐसी छोटी मोटी नहीं थी कि ठीक है एजुकेशन फैलाओ ये वो, इनका लार्जर एजेंडा था, इनका एजेंडा ही लार्जर था। आजादी की बात करने लग जाएंगे ये लोग आगे चल के, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। आइए अब हम इस पे आते हैं, यहाँ पर 3 है तो इसको एक एक करके हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। आइए इसको बिना समय खराब किए हम लोग जल्दी से इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यस प्लीज। देखो पहले मैं एक काम करता हूं, बॉम्बे की लिख देता हूं, फिर हम लोग इधर उधर की लिखेंगे। पहले बॉम्बे में 2 ही हैं जो आपके इस चैप्टर में दी गई हैं, एक है पूना सार्वजनिक सभा और दूसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। लिखिएगा पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, और दूसरा लिखिएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। अब आपके इस किताब में और क्या बताया हुआ है, सिंपली बताया है इनके ईयर्स, तो नोट कर लीजिएगा 1867 और इसका नोट करिएगा 1885, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। इसका नाम नोट कर लीजिएगा, किसने स्टार्ट किया, एमजी रनाडे, सिर्फ इतना ही दिया गया है। अब इनका ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग अंदर देख लेंगे, ठीक है। यहां पर नाम नोट कर लीजिएगा, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड केटी टेलंग, ये 3 नाम है, नोट करिएगा। कौन कौन से 3 नाम है, कौन कौन से 3 नाम है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। फिर लिखिएगा फिरोज शाह मेहता, फिर लिखिएगा केटी टेलंग। यही आपके किताब में यहां पर दिया गया, तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर सवाल भी प्रीवियसली पूछे गए, मैच द फॉलोइंग अभी आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मद्रास की बात करेंगे तो एक ही लिख लीजिए, मद्रास महाजन समाज, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, प्लीज नोट करिएगा, मद्रास महाजन सभा। 1884 में इनके यहां पर लीडर्स के नाम लिखिए, एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदाचार्लू। प्लीज नोट करिएगा, एम वीरा राघवाचारी, एम वीरा राघवचारी, पी आनंदाचार्लू, ठीक है ना, बी सुब्रमण्यम, ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, इनके साथ एसोसिएटेड ये नाम है, बी सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। सॉरी आई एम सॉरी, क्लियर हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल में हमको लिखना है, बंगाल में 6 संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है। 6 संस्थाओं के नाम देख लेते हैं यहां पर, और फिर उसके बाद इनके कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं उसको हम यहां पर देखेंगे। आइए पहला लिखिएगा, फर्स्ट द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। दबंगा भाषा प्रकाशिका सभा बाय राम मोहन रॉय, इंपॉर्टेंट है इसका यहां पर ईयर,
और इंपॉर्टेंट है यहां पर इसके साथ के लीडर 1836 राजा राम मोहन रॉय, प्लीज नोट कर लीजिए। इसके बाद नोट करिए नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसके बाद नोट करिए द बंगाल, सॉरी, इसके बाद नोट करिए द बंगाल ब्रिटिश इंडिया, यस, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। हुआ क्या दोस्तों कि इसके बाद ये दोनों सोसाइटी आप देखोगे तो मर्ज हो जाती है और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया जाता है, यानी कि ये दोनों ही मर्ज हो जाएंगी और इसके बाद जो संस्थान बनी उसका नाम क्या होगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद आप नोट कर लीजिए इसमें, और प्लीज नोट कर लीजिएगा इसमें और नाम नोट कर लीजिए, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। एक्चुअली था पूरा फैक्ट होता है ना, इसलिए मैं आपको लिखा लिखाया बता देता हूं। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लिखिएगा 1866 बाय दादाभाई नौरोजी इन लंदन, 1866 इसके द्वारा दादाभाई नौरोजी इन लंदन। इसके बाद एक और नाम लिखिएगा इंडियन लीग, इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंडियन लीग लिखिएगा 1875 में बाय शिशिर कुमार घोष, 1875 बाय शिशिर कुमार घोष। इसमें एक नाम और लिख लीजिए, इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा, प्लीज राइट, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ठीक है, इसी को हम लोग यहां पर इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। नाम इंडियन 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो ये नाम अभी हम लोग आगे यहां पर देख लेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों यही है तीन संस्थाएं, तीन हमें जगह के नाम पता होने चाहिए, मतलब ये तीन जगहों में जो जो संस्थाएं वो पता होना चाहिए। आइए एक बार ना इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें यहां पर है। देखिए अब ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी, तो वी नीड नॉट टू गो। बता दिया मैंने आपको कि अर्ली वाले जो एसोसिएशंस थे उनमें क्या होता था, है ना, वो वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे। उनकी डिमांड थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना, उनकी डिमांड थी कि भाई पिटीशंस के थ्रू क्या करना, पार्लियामेंट के अंदर एंट्री की बात करना, एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात कर रहे थे। लेकिन जो आपके सेकंड हाफ के लोग थे वो यहाँ पर मिडिल क्लास के थे, जो लॉयर जर्नलिस्ट ये सब लोग थे, और इनका एक वाइड स्प्रेड पर्सपेक्टिव और लार्जर एजेंडा यहाँ पर हुआ करता था। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे बंग भाषा प्रकाशिका सभा की, 1836 में फाउंड हुआ और ये उसके बाद इसका यहाँ पर फाउंडर के नाम आ गया। ठीक है, सिंपल है। फिर उसके बाद जमींदारी एसोसिएशन, जिसको हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। अब इनका क्या था, इनको फाउंड क्यों किया गया था, फाउंडेड टू सेफगार्ड द लैंड होल्डर्स इंटरेस्ट। तो लैंडलॉर्ड का जो इंटरेस्ट है ना, उनके लैंड, जो लैंड को होल्ड कर रहे हैं, उनकी जमीनें जब्त करी जा रही है, तो बेसिकली यहां पर जो लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने के लिए यहां पर इसको बनाया गया था, है ना। देन मार्क्ड बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी। यहां से आप देखोगे कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी यहां पर शुरू होती है। एंड यूज ऑफ मेथड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन यहां पर होता है फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है यहां पर ये लोग प्रोटेस्ट जो है कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। अब बता दिया ये कब बनी है, 1843 में बनी थी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, कलेक्टिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जो अंग्रेज भारत इंडिया में रह रहे थे, अंग्रेजों के दौर में जो लोग रह रहे थे, है ना, ब्रिटिश इंडिया में जो लोग रह रहे थे, उनकी यहां पर एक्चुअल कंडीशन क्या है उसको बताने के लिए यहां पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यहां बनाई गई थी। ठीक है, इसमें आप देखोगे एम्प्लॉयड पीसफुल एंड लॉफुल मींस, यहां पर भी पीसफुल मींस थे, लॉफुल मींस थे, यानी कि कोई ऐसा मेथड नहीं था जो काफी ज्यादा रिवोल्टिंग हो, ऐसा नहीं था, है ना। टू सिक्योर द वेलफेयर, एक्सटेंड जस्ट राइट्स एंड एडवांस इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ फेलो सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली एक पीसफुल मेथड में यहां पर ये भी प्रोटेस्ट कर रहा था।
ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अब मैंने आपको बताया कि ये मर्जर से बनता है, किसका, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जो इससे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी था उसका मर्ज हो जाता है, मर्जर हो जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी का और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का। तो 1851 में हम देखते हैं कि ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। अब ये जो एसोसिएशन थी ना, ये पार्लियामेंट यहाँ पर कुछ अपनी पिटीशन भेजती है और कुछ कई सारी डिमांड्स रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर बनाया जाए, ठीक है। इनकी डिमांड थी कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए। इनकी डिमांड थी कि भाई ये जो आप सैलरीज है हायर ऑफिसर्स की ना, उनको आप रिड्यूस करिए, कि अपने लोगों को जो आप बैठा के रखे हुए हो हायर पोस्ट पे, है ना, उनको आप यहाँ पर उनकी सैलरी को कम करिए। फिर उनकी डिमांड थी कि अबॉलिशन करिए सॉल्ट ड्यूटी का, जो सॉल्ट पे यहाँ पर टैक्स लगा रहे हो आप, आबकारी यानी कि आप यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो, आप स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हो, इन सबको आप रिड्यूस करिए, ये इनकी डिमांड थी। एंड डिमांड पार्टली एक्सेप्टेड। अब अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो इनकी डिमांड थी ना भाई, ये मर्ज हो गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मर्ज करके बन गया, ये मर्ज बना हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया, बहुत सारी पिटीशंस भेजी। उसमें से कुछ पिटीशंस या डिमांड जो है वो पार्शियली एक्सेप्ट करी गई थी 1853 के चार्टर के अंदर। 1853 के चार्टर में जो डिमांड यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने रखा था, उसको पार्टली यहाँ पर कुछ कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली गई थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन हमने देख लिया 1866, दादा भाई नौरोजी इन लंदन स्टार्टेड टू डिस्कस हिज इंडियन क्वेश्चंस। अब देखो, दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया और ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, हिज वर्ड वाज इंडियन क्वेश्चंस। इंडियन क्वेश्चन का मतलब भारत के जो सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस जो भी इश्यूज थे, है ना, उनको जब वो एड्रेस करते थे, उनको इश्यूज को रेज करना होता था, तो उसी को इंडियन क्वेश्चंस कहते थे, कि भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे भी हो, ठीक है। तो इसकी ब्रांचेस इंपॉर्टेंटली ये थी कि ये अदर प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज में भी इसकी ब्रांचेस यहाँ पर जो है वो ओपन होती है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन लीग 1875 में बना बाय शिशिर कुमार घोष। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन नेशनलिज्म की भावना रखना, पॉलिटिकल एजुकेशन की बात करना, ठीक है, ये सब बातें शिशिर कुमार घोष की थी। देन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको 1876 में आप देखोगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको स्टैब्लिश किया था। इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, नेशनलिज्म की भावना को जगाना लोगों के अंदर, पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में पता चले, कैसे पॉलिटिक्स होती है, ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा यहाँ पर मटेरियल, इंटेलेक्चुअल और बहुत सारे पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स करने का ऑब्जेक्टिव इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का यहाँ पर था, ठीक है। अब साथ ही में पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात करेंगे तो क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन पे लोगों का यहाँ पर होना चाहिए, तो ये एक चीज यहाँ पर डेवलप होने लगी थी। तो लोग यहाँ पर, भारत के लोग जो है बताने लग गए थे कि भाई क्या हमें चाहिए, व्हाट इज द डिमांड, एक तो ये हो गया। देन यूनिफाई किया यहाँ पर इंडियंस को इन द कॉमन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा दिस प्रोग्राम। तो बेसिकली आप लोगों को यूनाइट करना शुरू कर रहे हो, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। रिडक्शन ऑफ एज लिमिट, कि जो आपने इंडियन सिविल सर्विसेज को लेकर एग्जामिनेशन में जो आपने एज लिमिट को घटा दिया है ना, इसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन। अब एज लिमिट रिड्यूस करने से क्या हुआ भाई, जाहिर सी बात है एज कम हो गई तो एग्जाम देने लायक वैसे भी बचे आप। इतना एज कम कर दिया कि भाई उस वक्त तो हिंदुस्तान के लोग बस समझ ही पाते थे क्या चल रहा है दुनिया में, है ना। डिमांडेड इंडियनाइजेशन, कि भारत के सर्विसेज में जो इंडियन सर्विसेज उसमें इंडियनाइजेशन हो, यानी कि भारत के लोगों को भर्ती करो, है ना। एक कैंपेन यहाँ लीड किया अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इनके खिलाफ यहाँ पर आवाजें उठाई, ठीक है। हम ये भी यहाँ पर ऑलरेडी आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीजें हमने यहाँ पर मेंशन करी हुई थी, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर भी इन बातों को मेंशन कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, और अब क्या हुआ कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, मर्जर हुआ, है ना, और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर जो हुआ उसको स्पॉन्सर्ड एंड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, इसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर स्पॉन्सर किया था इन कलकत्ता इन 1883। 100 डेलीगेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बातें भारत की आजादी को लेकर होती है, ठीक है। मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाद में आप देखोगे 1886 में जब एक बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, उसके बाद 1886 में ये पर्टिकुलर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर पूरी तरह से डिटेलिंग हो गई। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन बॉम्बे की है, हमने इसमें दोनों बातें देख ली, ये और ये दोनों ये और बॉम्बे प्रेसिडेंसी दोनों देख लिया। तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 बाय महादेव गोविंद रनाडे, एमजे रनाडे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हमने देख लिया बाय बद्रुद्दीन तैयब जी, है ना, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलंग हमने देख लिया 1885। तो ये मैंने आपको वहीं लिखा दिया। हम मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास महाजन सभा हो गया, और यहाँ पर भी मैंने आपको नाम बताया, एम वीरा रागाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदा चार्लू, ठीक है। तो ये तीन नाम जो है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। यही है आपका जो पॉलिटिकल एसोसिएशन यहाँ पर बताया गया। अब ये थर्ड एंड द लास्ट पोर्शन है, जो इतना ही आपके किताब में भी दिया हुआ है, जितना लिखा हुआ है, प्री कांग्रेस कैंपेन्स। तो जब कांग्रेस नहीं बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बनी थी, उससे पहले ऐसे कौन कौन से कैंपेन्स थे जो यहाँ पर चल रहे थे कंट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन।
जो कॉटन के लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, है ना, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है भारत की कॉटन से वो कम्पीट हो रहा था और इंडिया की कॉटन अभी उस वक्त उतने उस तरह की यहाँ पर क्वालिटी की नहीं थी, है ना। तो और जो ब्रिटिश की कॉटन जब इंडिया आती थी या ब्रिटिश की गुड्स इंडिया पहुंचते थे, कॉटन गुड्स, तो इंडिया एक मार्केट बन गया था उनके लिए और बड़ा सस्ता सामान यहाँ पर बिकता था। तो हमारा रॉ मटेरियल महंगा जा रहा था और ऊपर से जो उनका फिनिश गुड्स है वो सस्ता आ रहा था। तो हमें दोनों तरफ से यहाँ पर दिक्कतें जो है वो सॉरी रॉ मटेरियल हमारा सस्ता जा रहा था और जो बाहर से गुड्स भी आ रहे थे वो भी यहाँ पर आके आप देखोगे तो महंगे बिक रहे थे। तो बेसिकली इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी की बात यहाँ करी गई कि भाई कॉटन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है ना, उसको मतलब कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए आप, उसको मतलब जो बाहर से आप मंगा रहे हो महंगी बिकनी चाहिए ताकि हमारे इंडिया की कॉटन बिके, ठीक है। इसके अलावा ये इनका यहाँ पर डिमांड था प्री कांग्रेस सेशन में कि भाई इंडियनाइजेशन हो गवर्नमेंट सर्विसेज का, है ना, गवर्नमेंट सर्विस में भारत के लोग हो, है ना। लिटन की जो यहाँ पर अफगान एडवेंचर था उसी टाइम पीरियड में हुआ था, हमने एंग्लो अफगान वॉर को देखा तो अफगान एडवेंचर था, है ना, वो भी हम देख रहे थे। मतलब एंग्लो अफगान वॉर तो नहीं, इनफैक्ट अफगान का जो उसकी पॉलिसीज थी कि हम उसको कैसे यहाँ पर टैकल करें, तो उसको लेकर अपोजिशन था, है ना। इसको हम देखेंगे, आर्म्स एक्ट के खिलाफ यहाँ पर अपोजिशन हो रहा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ यहाँ पर अपोजिशन हो रहा था। ये सब काम कब हो रहे हैं? कांग्रेस के आने से पहले ही हो रहा है, अभी कांग्रेस आई नहीं है, ठीक है। और राइट टू ज्वाइन वॉलंटियर कॉर्प्स, हम यहाँ पर वॉलंटरी इन कॉर्प्स को ज्वाइन कर ले, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था। तो ये सारे कैंपेन्स आप देख रहे हो जो चल रहे थे प्री कांग्रेस टाइम में, यानी कांग्रेस आई नहीं थी। और क्या थे? और भी देख लीजिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल इल्बर्ट बिल को यहाँ पर भारत के लोग सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? इल्बर्ट बिल क्या था कि भाई इंडियन जजेस जो हैं वो यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं, तो भारत के लोग बड़े खुश थे, अच्छी बात है, तो होना चाहिए, है ना। लेकिन अंग्रेज इसको कंट्रोवर्सी कर देते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो इंडिया तो सपोर्ट कर रहा था, है ना। ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुटेशन, ये यहाँ पर कैंपेन चलाया जा रहा था कि एक फंड यहाँ पर ऐसा क्रिएट हो जाए ऑल इंडिया कैंपेन पॉलिटिकल एजुटेशन के लिए। यहाँ कैंपेन इन ब्रिटेन भी चल रहा है टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी, ये भी कैंपेन चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा था। ऑपोजिशन टू रिडक्शन इन मैक्सिमम एज फॉर आईसीएस, अब ये भी बात था कि जो आईसीएस में जो यहाँ पर अभी एज रिड्यूस कर दी है 21 से 19, उसको लेकर यहाँ पर ऑपोजिशन चल रहा है। इंडियन सिविल सर्विसेज एजुटेशन ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन भी यहाँ पर इसके खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर रही है? सर्विसेज के खिलाफ एजुटेशन कर रही है। ऑपोजिशन टू प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था उस वक्त का कि भाई कोई प्लांटेशन है तो कोई प्लांटेशन से कोई भी जो यहाँ पर व्यक्ति है वो इस प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकता, है ना, बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता, और गए तो टांग तोड़ दी जाती है, टांग तोड़ दी जाएगी। तो ये था इनलैंड इमिग्रेशन यहाँ पर एक्ट, इनके खिलाफ यहाँ पर जो है कैंपेन्स प्री कांग्रेस टाइम में यहाँ पर चल रहे थे। दोस्तों यही हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर 11 होगा, जहाँ पर हम लोग और डिटेल से नेशनलिज्म की बात करते जाएंगे। तो आज हमने 1/3 ऑफ द किताब जो है वो यहाँ पर खत्म कर दिया है और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने सेकंड पड़ाव की तरफ, जहाँ पर हम 11 से 20 चैप्टर्स को खत्म करेंगे। देन मतलब आप बताइएगा, पता नहीं मुझे कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मुलाकात करते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।